गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो चंद्रयान 3 के बारे में बनाई थी। आज चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के मिशन के लिए था, और आदित्य L1 मिशन है जो ये सूर्य की स्टडी करेगा। ये इसरो ने आज लॉन्च किया है लगभग 12 बजे के दोपहर 12 बजे के करीब 2 सितंबर को। हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम सूर्य की जिसकी स्टडी करनी है सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, फिर लैग्रेंज पॉइंट जैसे L1 पे उतरेगा, इसको हम आदित्य L1 मिशन कह रहे हैं। ये एक लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लैग्रेंज पॉइंट पे। फिर लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आदित्य L1 मिशन है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पेलोड्स क्या, उसके साथ क्या क्या भेजा गया, ये सब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। पहले तो इंट्रो में देखते हैं कि ये एक फर्स्ट मिशन है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको भेजा है, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसको लॉन्च किया जा रहा है, और इसको जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा वो होगा PSLV C57 यूज़ किया जाएगा, और ये श्रीहरिकोटा स्पेस धवन सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि इसको कहा है फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन। इसको ऐसे क्यों जा रहा है, जैसे हमने पहले चंद्रयान 3 की बात की थी, वो चंद्रयान 3 वहाँ पे जाके लैंड किया था, और उसका जो रोवर था वो वहाँ पे उसने चक्कर भी वो लगा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। बट ये क्या, ये सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। ये जो इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन में ये पूरा सूर्य के बीच में नहीं जाएगा। ये सूर्य से कहीं दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं L1 पे जाकर ये रुक के वहां पे सूर्य की स्टडी करेगा। और हाँ, ये L1 पॉइंट पे जाके सूर्य की स्टडी करेगा। L1 पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जिसको हॉलो ऑर्बिट बोलते हैं। वहां पे जाके आदित्य L1 है, ये सूर्य की स्टडी करेगा। और जो आप जैसे आपको पहले बताया, ये 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च भी किया जा चुका है। आज की डेट में ही इसे लॉन्च किया गया है। फिर इसका काम क्या होगा, फर्स्ट तो ये सोलर एक्टिविटीज के बारे में बताएगा, ठीक है ना। सोलर एक्टिविटी और वहाँ पे रियल टाइम वेदर क्या है, वहाँ पे रियल टाइम मौसम वगैरह क्या है, उसके बारे में बताएगा। और ये अपने साथ 7 पेलोड्स लेके जाएगा, 7 पेलोड्स लेके जाएगा। 4 तो इसमें से सन को स्टडी करेंगे, और जो 3 होंगे वो स्टडी करेंगे L1 जो पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट है, उसकी स्टडी करेंगे। 4 करेंगे सूर्य की स्टडी, जो 7 पेलोड्स इसके साथ जाएंगे, 4 सूर्य की स्टडी करेंगे, और जो 3 रह गए वो L1 की स्टडी करेंगे। और इसका काम क्या होगा, जो इसकी विभिन्न परतें हैं, इसकी फोटोस्फेयर वगैरह, क्रोमोस्फेयर, कोरोना वगैरह, आउटर मोस्ट लेयर्स है जो कोरोना सन की, उसमें उसको उन सभी की स्टडी करना इसका काम है आदित्य L1 मिशन का। फिर जो स्पेसक्राफ्ट होगा, स्पेसक्राफ्ट हमने पहले भी आपको बताया L1 पे जाएगा, और जो ये L1 पॉइंट है, लैग्रेंजियन 1 पॉइंट है, ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर है, ठीक है। और ये लगभग अपनी L1 तक पहुंचने में ये लगभग 4 मंथ लगाएगा, और ये सूर्य को अगले 5 सालों तक स्टडी करेगा। इसमें हम देखते हैं कि स्पेशल एडवांटेज क्या है कि L1 को यूज करने का। 4 पेलोड्स तो डायरेक्टली व्यू करेंगे सन को, उसकी स्टडी करेंगे, और 3 करेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट की स्टडी करेंगे, L1 की स्टडी करेंगे। और ये जो L1 पॉइंट है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक लाइन में, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसके ठीक लाइन में L1 पॉइंट। इससे ये पृथ्वी के तो थोड़ा नजदीक है, बट सूर्य से दूर है। जितनी पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, उसकी दूरी का 1% ये L1 और अर्थ की दूरी का, L1 की जो दूरी है, जितनी सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, उसका सिर्फ 1% ही है, ठीक है।
ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। जो कोरोनल हीटिंग होती है सूर्य करता है, जो कोरोनल मास इजेक्शन करता है सूर्य, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज जो होती है, इन सब की डायनेमिक स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। और ये पार्टिकल्स वहाँ पे जो फील्ड स्टडीज वगैरह कंडक्ट करेगा L1 मिशन। बट ये सूर्य के बीच में नहीं जाएगा, ये सूर्य से दूर एक पॉइंट पे स्टेबल होकर वहाँ पर स्टडी करेगा, जैसे L1 बोलते हैं। अब हम थोड़ा सन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टडी करने जा रहा है आदित्य L1 मिशन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक नियरेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, और इसकी एज है जो सन की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ एक हॉट ग्लोइंग बॉल की तरह दिखता है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है। इसकी जो दूरी है 115 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, और ये हमारे सोलर सिस्टम को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। जो सोलर सिस्टम को एनर्जी प्राप्त होती है वो सूर्य से ही होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो इसकी ग्रेविटी होती है वो सोलर सिस्टम में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठे करके रखता है। और इसकी कोर का जो सन की कोर होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो कोर में, यही सन को पावर प्रोवाइड करता है, यही सन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो विजिबल सरफेस होता है सन का, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कूल होता है। देखो हमने कोर की बात करी, कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और जो विजिबल सरफेस होता है सन का, जिसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, वो कूल होता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली कूल होता है, कूल तो नहीं कहेंगे, रिलेटिवली कूल होता है। और उसका जो टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है फोटोस्फीयर का। अब लैग्रेंज पॉइंट्स की बात करेंगे। कोई भी टू बॉडीज होती हैं जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं, कोई भी टू बॉडीज, उनके बीच में 5 तरह के पॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5। इसमें क्या होता है, जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, ये किसी भी टू आकाशीय पिंडों के बीच में, किन्हीं भी 2 आकाशीय पिंडों के बीच में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन 2 बॉडीज की, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है वो बराबर होती है, ताकि जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है वो मूव ना कर पाए, वो स्टेबल होके रह जाए। ये लैग्रेंज पॉइंट किसी भी आकाशीय पिंड की किसी भी आकाशीय बॉडी जो होती है उसके बीच में 5 ये पॉइंट्स होते हैं हर तरह के। जैसे हम अर्थ और सन की बात कर लें, उसमें ये 5 पॉइंट्स हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। जैसे अर्थ और हम मून की बात कर लें, सन और मून की बात कर लें, उनके बीच में भी ऐसे ही पॉइंट होते हैं। और इन पोजीशंस पे जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसको स्टेबल रहने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से वहाँ पे स्टेबल हो गए कोई भी स्टडी कंडक्ट कर सकता है। अब जब स्पेसक्राफ्ट को स्टेबल रहने में उसको दिक्कत नहीं आती है तो वो स्टेबल रह सकता है, तो वहाँ पे जो हम जो वो भेजते हैं, स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजते हैं, वो फ्यूल की कंजप्शन भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फ्यूल की बचत भी होती है लैग्रेंज पॉइंट्स पे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, और इसके बीच में ये देखो, ये L1, यहाँ पे हम आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं। यहाँ पे जाके ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा आदित्य, ये यहाँ पे इस पे जाके सूर्य को ऑब्जर्व करेगा, सूर्य की स्टडी करेगा। ठीक है, उसकी डिफरेंट जो परतें हैं, उसकी डिफरेंट जो लेयर हैं, जैसे फोटोस्फीयर वगैरह, कोरोना वगैरह जो भी है, उन सब की स्टडी करेगा आदित्य L1। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, जैसे L1 हो गया, L5 हो गया, L2 हो गया, L4 हो गया, L3 हो गया। तो जो L1 है थोड़ा ये सूर्य के नज़दीक है। देखो रिलेटिवली तो ये पृथ्वी के नज़दीक है, पर अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो दूसरे पॉइंट से L1 थोड़ा नज़दीक है, यहाँ से स्टडी करना सन को आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने तैयारी की है कि हम L1 पे ही जाके अपने स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट वहाँ पे ही करेंगे स्पेसक्राफ्ट को। ठीक है, तो अब हम बात करें L1 पे। इससे पहले एक होशो नाम का स्पेसक्राफ्ट भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज चुकी है, और उसके बिना एक शायद नॉट कन्फर्म्ड जेम्स वेब टेलीस्कोप है नासा वाला, वो L2 या L5 पे गया हुआ है। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। तो इसमें हम करेंगे, इसकी जो सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, जो लैग्रेंज पॉइंट्स की
ठीक है। तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है और सेंट्रीपेटल फोर्स होती है जो ये लार्ज बॉडीज के इक्वल हो जाती है, ताकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव ना कर पाए, ऑब्जेक्ट को स्टेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। इसलिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट पे स्टेबल कराना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि किसी भी टू बॉडीज के ग्रेविटेशनल सिस्टम में टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। और जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है ये सन और अर्थ की लाइन के बीच एग्जिस्ट करता है, जैसे पिछले चित्र में भी बताया गया, फिगर में बताया गया। ये अर्थ है और ये सन है। ये L1 जो पॉइंट्स है, लैग्रेंज पॉइंट है, ये अर्थ और सन के बीच में एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो अब हम इसके बात करेंगे जो डिस्टेंस है L1 की अर्थ से, वो अप्रोक्सीमेटली 1% है जो अर्थ और सन की डिस्टेंस है उसका, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। आदित्य L1 मिशन हम भेज रहे हैं, सूर्य की स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहले तो जो सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स की स्टडी करेगा, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करेगा, कोरोना की स्टडी करेगा, जो आउटरमोस्ट इसकी लेयर है उसकी स्टडी करेगा। फिर ये जो क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग होती है, जो हीट वेव्स आती हैं सूर्य की तरफ से, और इसकी स्टडी करेगा। फिजिक्स ऑफ द पार्शली आयनाइज्ड प्लाज्मा की स्टडी करेगा, और जो कोरोनल मास इजेक्शंस होता है उसकी स्टडी करेगा, फ्लेयर्स की स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। और फिर ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट के को ऑब्जर्व करेगा, इन सिचु पार्टिकल्स जो और प्लाज्मा एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में स्टडी प्रोवाइड करेगा, ताकि जो पार्टिकल्स जो स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स होती हैं वो सन से कंडक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। फिर जो फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना और इट्स हीटिंग मैकेनिज्म, फिर जो सोलर कोरोना की फिजिक्स के बारे में स्टडी करेगा और उसकी हीटिंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेगा। कोरोनल तथा कोरोनल लूप्स होते हैं जो प्लाज्मा के, उसकी स्टडी करेगा। फिर टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी की स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। फिर क्या होता है, जो CME होते हैं, CME जिसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस होता है, ये भी बहुत एक तरह की हीट वेव्स होती हैं, और ये रास्ते में बीच में आके ये पृथ्वी पर भी पहुंच सकती हैं। तो इसको जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो इसको रोकता है, कोरोनल मास इजेक्शंस को। तो इसके डेवलपमेंट को स्टडी करेगा, इसके डायनामिक्स को, ओरिजिन को स्टडी करेगा, ठीक है। फिर ये मल्टीपल जो लेयर्स हैं, क्रोमोस्फेयर, बेस, एक्सटेंडेड कोरोना, जो इसकी सूर्य की मल्टीपल लेयर्स हैं जो सोलर इरप्टिव इवेंट्स क्रिएट करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनके सीक्वेंस को, उनकी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा ये आदित्य L1 मिशन। मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट जो सोलर कोरोना में होती है उसकी स्टडी ये करेगा। जो ड्राइवर्स होते हैं स्पेस वेदर के, जैसे ओरिजिन, कंपोजिशन, डायनामिक्स ऑफ सोलर विंड, जो इसके स्पेस वेदर के जो ड्राइवर्स होते हैं, तो जैसे कि सोलर विंड का ओरिजिन कहाँ से हो, उसकी कंपोजिशन कहते हो, वो डायनामिक्स उसके क्या क्या सोलर विंड के होते हैं, उन सबको स्टडी करेगा ये आदित्य L1 मिशन। फिर पेलोड्स क्या क्या होंगे? आदित्य L1 मिशन 7 साइंटिफिक पेलोड्स लेके जाएगा। हमने आपको बताया कि जो 4 होंगे 7 में से, वो तो सन को स्टडी करेंगे, 3 लैग्रेंज L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है उसको स्टडी करेंगे। एक तो जैसे विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है, वो स्टडी करेगा सोलर कोरोना और डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस। सोलर की जो कोरोना परत है उसको स्टडी करेगा, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ और कोरोनल मास इजेक्शंस की स्टडी करेगा ये विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ठीक है। फिर सोलर अल्ट्रा वायलेट अमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे सूट बोलते हैं, ये पेलोड है, ये इमेजेस लेगा सोलर फोटोस्फीयर की और क्रोमोस्फीयर की, ठीक है। उसकी लेगा मेजर लेगा अल्ट्रा वायलेट सिचुएशंस में, उनकी मेजर्स का, उनकी इमेजेस लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आदित्य L1 के पेलोड्स की हमने यहाँ पे एक पिक दे रखी है, जैसे स्विस, स्टेप्स, सूट, VELC, पापा, मैग्नेटोमीटर, सोलेक्स, हेल1 OS, स्टेप्स, स्विस, इस सब के बारे में ये आप देख लेना एक बार। इनको ही हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद है
द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको एस्पेक्ट्स बोलते हैं, एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा पेलोड्स, ये इनका काम क्या करेगा, इट विल स्टडी द सोलर विंड एंड एनर्जेटिक ऑयंस, सोलर विंड को स्टडी करेगा, एनर्जेटिक ऑयंस जो होते हैं स्पेस में उनको करेगा। फिर जो ये फर्दर ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो सोलर विंड होती है, एनर्जेटिक आयंस होते हैं, उनको स्टडी करेगा। ये दोनों एस्पेक्ट्स और पापा, ये दोनों पेलोड्स हैं अपने आदित्य L1 मिशन के। फिर सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको सोलेक्स बोलते हैं, और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको HAL1OS बोलते हैं। इनका क्या है, ये स्टडी करेगा एक्सरे फ्लेयर्स, जो एक्सरे फ्लेयर्स सन से आती हैं तो उनको स्टडी करेगा, और ओवर ए वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, और वाइड एनर्जी रेंज पे इन सबको स्टडी करेगा, जो है सोलेक्स और HAL1OS। ठीक है। फिर एक मैग्नेटोमीटर पेलोड इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट द L पॉइंट। जो मैग्नेटोमीटर पेलोड है, ये स्टडी करेगा जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको मेजर करने का काम करेगा L1 पॉइंट से। ठीक है, मैग्नेटोमीटर पेलोड। अब हम देखेंगे कि जो ये सब पेलोड्स डेवलप किए गए, 7 पेलोड्स डेवलप किए गए, ये कैसे डेवलप किए गए। नो डाउट इसरो का सिग्निफिकेंट रोल है, पर इसरो ने भी आगे जो फर्दर उसकी लेबोरेटरीज हैं, फर्दर जो उसके जो सेंटर्स हैं, उनकी असिस्टेंस से इन सब पेलोड्स का डेवलपमेंट किया है। जैसे द साइंस पेलोड्स ऑफ आदित्य L1 आर इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय डिफरेंट लेबोरेटरीज इन द कंट्री। ये जो लेबोरेटरी है डिफरेंट, ये हमारी इसरो के अंडर काम करती हैं। जैसे हम VELC इंस्ट्रूमेंट है, VELC इंस्ट्रूमेंट की हमने पीछे बात की, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। जो सूट इंस्ट्रूमेंट है, ये डेवलप किया गया इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा तैयार किया गया। फिर जो आस्पेक्ट्स है इंस्ट्रूमेंट एट फिजिकल, जो आस्पेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो पापा पेलोड की बात हमने पीछे की थी, तो इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, जो स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में तैयार किया गया है। ठीक है। फिर जो सोलेक्स हैं और HAL1OS पेलोड है, ये UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में तैयार किया गया है। ठीक है। और जो मैग्नेटोमीटर पेलोड है, जो इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करता है, ये लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। और ये सारे जो पेलोड्स डेवलप किए गए हैं, ये क्लोज कोलैबोरेशन से तैयार किए हैं इसरो ने अपने डिफरेंट सेंटर्स से। ये सेंटर्स के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है और लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कहाँ है, इस सब का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछ ली जाती हैं। अब हमारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि सन की स्टडी क्यों करते हैं। पहले तो हमें ये देखना, सन एक लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है और ये नियरेस्ट स्टार है पृथ्वी के। अगर हम सन की स्टडी करते हैं तो जो मिल्की वे में दूसरे स्टार हैं या किसी और जगह मिल्की वे में दूसरे स्टार्स हैं, उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। फिर जैसे कि जो फ्लेयर्स आती हैं, जो सोलर इरप्टिव इससे मतलब जो रेज आती हैं, जो बहुत ही हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, जिससे हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको खतरा पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सन को स्टडी करना जरूरी हो जाता है जब अगर हम अपने स्पेस क्राफ्ट को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचाना चाहते हैं। ठीक है। फिर अगर हम सन की स्टडी करते हैं, सन इतना ही नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं, सन का एक्सटेंट इससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए सन की स्टडी अगर करेंगे तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी जो स्टार्स होते हैं, उसकी स्टडी करना भी आसान हो जाता है। फिर अब हम एक बात कहेंगे, हम सन को स्पेस से क्यों स्टडी कर रहे हैं। सन को स्पेस से, जैसे L1 स्पेस में है तो वहाँ से ही क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम उसको पृथ्वी से स्टडी क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हम सन को स्पेस से इसलिए स्टडी कर रहे हैं
क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, जब कोई भी रेडिएशन सन से हमारे अर्थ की तरफ आ रही होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारे अर्थ की तरफ आ रही होती है, तो जो ओजोन लेयर वगैरह होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। अर्थ का ऐसा एटमॉस्फेयर है, कई बार वो डेंजरस जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर वो किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पा रही हैं तो उनको यहाँ पे बैठ के किसी लेबोरेटरी में स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम स्पेस में बैठ के, स्पेस में अपना कोई स्पेसक्राफ्ट भेज के हम सन को स्टडी स्पेस से करते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस बात का पता चल गया कि हम सन को स्पेस से क्यों स्टडी कर रहे हैं, पृथ्वी से ही क्यों नहीं। सन एक नेचुरल लेबोरेटरी है मनुष्य के लिए। अगर सन एक L1 वगैरह, L1 जो लैग्रेंज पॉइंट्स हैं वो नेचुरल लेबोरेटरी बन चुके हैं मनुष्य के लिए कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे उतार के सन की स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बिना जो जैसे चंद्रयान हमने भेजा था, चंद्रयान हमने स्पेस में भेजा, जितनी चंद्रयान ने दूरी तय की उससे 4 गुना ज़्यादा आदित्य L1 मिशन दूरी तय करेगा, 4 गुना ज़्यादा, ताकि वो सूर्य की स्टडी कर सके। और जो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि जो आदित्य L1 है वो L1 लैग्रेंज पॉइंट पे जाके स्टडी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, वो सूर्य पे जाके उतरेगा नहीं, ना ही वहाँ पे जाके रोव करेगा। ठीक है, तो इस बात का, इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ये था हमने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य L1 मिशन के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसे बनी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और कोई भी आपकी क्वेरीज वगैरह रह गई है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे आपकी क्वेरीज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।